एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में ज़्यादातर एसएमई और एमएसएमई के मालिक सोचने से भी कतराते हैं। आईपीओ। अक्सर एक ही बात सुनने को मिलती है, आईपीओ, अरे वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है। ये एक ऐसी लाइन है जो शायद हर छोटे या मझोले बिजनेस के मालिक ने कभी ना कभी सोची होगी या अपने सर्कल में किसी से सुनी जरूर होगी। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी डर और कह सकते हैं भ्रम की परतें हटाना है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एसएमई आईपीओ वाकई उतना मुश्किल है या पहुंच से बाहर है जितना समझा जाता है। हाँ, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा कोहरा है जिसने कई काबिल उद्यमियों को ग्रोथ की सुपर हाईवे पर जाने से रोक रखा है। बिल्कुल सही कहा। और अक्सर ये होता है कि सही जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब हम आईपीओ शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हजारों करोड़ की कंपनियों की तस्वीरें आती हैं। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर बड़े बड़े बैनर। बिल्कुल, लेकिन एक और दुनिया है, एक समानांतर ब्रह्मांड है एसएमई आईपीओ का, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे धारणा और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। और यही अंतर एमएसएमईज के लिए ग्रोथ के नए दरवाजे खोल सकता है। निश्चित रूप से। तो चलिए इसी धारणा की जड़ तक जाते हैं। हमारे स्रोत में एक कॉन्फ्रेंस का जिक्र है जो इस समस्या को बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखता है। अच्छा। वहां एक फाउंडर ने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सर, आईपीओ का नाम सुनते ही डर लगता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, सेबी के नियम कानून, लगता है सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल यही कहा उन्होंने। और ये डर सिर्फ प्रक्रिया की जटिलता को लेकर नहीं था। उनकी एक और बड़ी धारणा थी कि आईपीओ सिर्फ उन बड़ी कंपनियों के लिए है जिनका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ हो। हाँ, 500 करोड़ रुपए। ये एक बहुत आम सोच है। ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई हो कि अगर आपका बिजनेस इस साइज का नहीं है तो आपको इस तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये कि ये डर असल में प्रक्रिया की जटिलता से ज्यादा जानकारी के अभाव से पैदा होता है। इसे एक तरह से खुद से बनाया हुआ कोहरा कह सकते हैं। अच्छा कहा। सोचिए, जब किसी चीज के बारे में स्पष्टता नहीं होती तो वो स्वाभाविक रूप से डरावनी और पहुंच से बाहर लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है। बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अंदर क्या है। एमएसएमई फाउंडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक बाधा की तरह काम करता है। वो पहले से ही मान लेते हैं कि ये उनके लिए नहीं है, और इस वजह से वो कभी पहला कदम उठाते ही नहीं। उस कमरे का दरवाजा खोल के लाइट जलाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ठीक है, चलिए इस अंधेरे कमरे में एक लाइट जलाते हैं और देखते हैं कि असल में अंदर है क्या। क्योंकि जब उस कॉन्फ्रेंस में फाउंडर को असलियत बताई गई तो हमारे स्रोत के मुताबिक वो हैरान रह गए। अच्छा। हाँ, यहाँ कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं जो हमारे स्रोत से सामने आते हैं और ये कई लोगों की सोच बदल सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा मिथ, टर्नओवर। हाँ। वो फाउंडर 500 करोड़ रुपए के पहाड़ जैसे आंकड़े के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बहुत अलग है। स्रोत के मुताबिक आईपीओ के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर ही काफी है। 50 करोड़, 500 और 50, 10 गुना का फर्क है। सोचिए। ये इतना बड़ा अंतर है जो इस पूरी बातचीत की दिशा ही बदल देता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी को मैराथन दौड़ने के लिए कहना और 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहना। बिल्कुल, दोनों दौड़ है, लेकिन तैयारी और पहुंच में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। दूसरा, बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ, ये भी एक बड़ा मिथक है। लोगों को लगता है कि कंपनी दशकों पुरानी होनी चाहिए, एक स्थापित नाम होना चाहिए, एक विरासत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं, आपको दशकों पुरानी कंपनी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 साल से ज्यादा का बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ मैं एक जरूरी बात जोड़ना चाहूंगा। बताइए। स्रोत इस पर इशारा करता है कि सिर्फ 3 साल पुरानी होना ही काफी नहीं है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे स्टॉक मार्केट की निगरानी करती है, हाँ, ताकि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो, वो ये भी देखती है कि उन 3 सालों में से कम 2 साल कंपनी मुनाफे में रही हो। अच्छा, ये जरूरी है। और उसकी नेटवर्थ पॉजिटिव हो। तो ये सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है, ये बिजनेस की सेहत और ग्रोथ की दिशा के बारे में भी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो एक अपेक्षाकृत नई लेकिन तेजी से बढ़ती और मुनाफे वाली कंपनी, हाँ, वो भी इस रास्ते पर विचार कर सकती है। और तीसरा मिथक, लागत। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल। सबको लगता है कि इसमें बेहिसाब पैसा खर्च होता होगा, वकीलों और सलाहकारों की फीस ही कंपनी को डुबो देगी। और यहाँ भी हकीकत काफी अलग है। स्रोत बताता है कि इसकी लागत संभाली जा सकती है और सबसे अच्छी बात, ये रिकवर किया जा सकता है।
मतलब अपनी जेब से करोड़ों रुपए नहीं लगाने हैं। नहीं, प्रक्रिया का खर्च भी उसी पूंजी से निकल सकता है जो आप बाजार से उठा रहे हैं। अरे वाह। ये ऐसा है जैसे घर खरीदने के लिए लोन मिल रहा है और उसी लोन में रजिस्ट्रेशन का खर्च भी शामिल है। ये तो वाकई पूरी तस्वीर ही बदल देता है। 50 करोड़ का टर्नओवर, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और लागत भी जुटाई गई पूंजी से ही निकलेगी। हाँ, तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये इतना सुलभ है तो इसे मेन बोर्ड आईपीओ से क्या चीज अलग बनाती है? अच्छा सवाल है। मतलब जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं, क्या ये कोई जूनियर लीग है? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी है। एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म कोई जूनियर लीग नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक पूरी तरह से अलग खेल है जिसे खास तौर पर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अच्छा। मेन बोर्ड आईपीओ बड़ी संस्थापित कंपनियों के लिए है जिनके नियम और जरूरतें बहुत अलग होती हैं। लेकिन एसएमई प्लेटफॉर्म का मकसद ही उन महत्वाकांक्षी कंपनियों को मौका देना है जो ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन कर्ज के बोझ तले दबना नहीं चाहती। बिल्कुल, एक तरह से ये पूंजी जुटाने के खेल को सबके लिए बराबर बना देता है। अब ये सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का मैदान नहीं रहा। तो ये अलग कैसे है? मतलब नियमों में क्या फर्क है? कई बड़े फर्क हैं। पहला तो एंट्री की शर्तें हैं जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है। दूसरा, लिस्टिंग के बाद के नियम जिन्हें कंप्लायंस कहते हैं। एसएमई आईपीओ के बाद कंप्लायंस थोड़ी आसान होती है। जैसे? आपको हर तिमाही विस्तृत नतीजे छापने की जरूरत नहीं होती। आप छमाही नतीजे दे सकते हैं। अच्छा, इससे फाउंडर्स पर दबाव कम होता होगा? बहुत। और तीसरा, शुरुआत में जरूरी शेयरधारकों की संख्या भी कम होती है। मेन बोर्ड आईपीओ के लिए आपको कम से कम 1000 शेयरधारक चाहिए। और एसएमई आईपीओ में? सिर्फ 50। सिर्फ 50? हाँ, ये सब मिलकर प्रक्रिया को कम डरावना और ज्यादा संभालने लायक बना देता है। मतलब इसका मकसद है कि फाउंडर नियमों में उलझने के बजाय बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे सके। बिल्कुल सही। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये सब इतना सीधा है तो फिर इतनी गलतफहमी क्यों है? स्रोत इस पर एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि कॉन्फ्रेंस में मौजूद वो फाउंडर बहुत छोटा नहीं था, बल्कि उसके पास बहुत कम स्पष्टता थी। वाह। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। समस्या आकार की नहीं, जानकारी की है। और यही वो जाल है जिसमें कई एमएसएमईज फंस जाते हैं। कैसे? वे अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि वे ग्रोथ के इन विकल्पों पर रिसर्च करने का समय ही नहीं निकाल पाते। सही बात है। एक एमएसएमई चलाना मतलब एक साथ 10 मोर्चों पर लड़ने जैसा है। प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सब कुछ उन्हें ही देखना होता है। बिल्कुल। इस रोजमर्रा की भागदौड़ में आईपीओ जैसी बड़ी और रणनीतिक चीज के बारे में सोचने का समय या ऊर्जा ही नहीं बचती। तो वे अपने इकोसिस्टम में बात करते हैं जहां शायद दूसरे लोग भी इसी धारणा के शिकार होते हैं। हाँ, तो ये एक इको चेम्बर बन जाता है जहां एक ही गलत जानकारी बार बार घूमती रहती है और सच लगने लगती है। और वे मान लेते हैं कि ये उनके लिए नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं बिना ये जाने कि शायद ग्रोथ का सबसे बड़ा दरवाजा उन्होंने खुद ही बंद कर दिया है। वो कभी किसी सलाहकार के पास जाकर पूछते ही नहीं। हाँ, कि क्या मेरी कंपनी के लिए संभव है? अगर हाँ, तो कैसे? तो इस सब का मतलब क्या है? इस जानकारी की कमी, इस अस्पष्टता के अभाव की असल कीमत क्या है? स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, कंफ्यूजन इज एक्सपेंसिव। यानी भ्रम की कीमत चुकानी पड़ती है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, इसका एक वास्तविक आर्थिक प्रभाव होता है। इसका असर बहुत गहरा है और इसे सिर्फ पैसों में नहीं तौला जा सकता। तो इसे कैसे समझें? चलिए इसे 3 स्तरों पर समझते हैं। पहला है वित्तीय लागत, मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट। हाँ, हर वो साल जो आप स्पष्टता हासिल करने में देरी करते हैं, वो कर्ज के बढ़ते दबाव का साल होता है। आप बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन लेते हैं, जिसका ब्याज आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। तो आप सिर्फ ब्याज नहीं दे रहे हैं, आप अपनी कंपनी का भविष्य गिरवी रख रहे हैं। और दूसरा स्तर क्या होगा? दूसरा है अवसर की लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सबसे खतरनाक है। कैसे? सोचिए, आपका एक प्रतियोगी जो शायद आपसे छोटा हो, हिम्मत करके एसएमई आईपीओ से 15-20 करोड़ रुपए जुटा लेता है। उस पैसे से वो एक नया ऑटोमेटेड प्लांट लगा लेता है, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आधी हो जाती है। या फिर वो एक बड़ी मार्केटिंग कैंपेन चलाकर आपका मार्केट शेयर छीन लेता है। तो अब आप सिर्फ एक ग्राहक या एक ऑर्डर नहीं खो रहे, आप बाजार में अपनी जगह खो रहे हैं। ये है भ्रम की असली कीमत। वो रेस में आपसे आगे निकल गया क्योंकि उसने पूंजी का सही इस्तेमाल किया। ये तो बहुत गंभीर बात है। और तीसरा स्तर? तीसरा है व्यक्तिगत लागत, पर्सनल कॉस्ट। ये उस उद्यमी की लागत है
जब आप लगातार पैसों की कमी से जूझते हैं तो आपका सारा ध्यान और ऊर्जा कैश फ्लो संभालने, लोन की ईएमआई चुकाने में चली जाती है। तो आप इनोवेशन के बारे में नहीं सोच पाते। आप अपनी टीम को प्रेरित नहीं कर पाते, आप बड़े विजन पे काम नहीं कर पाते, या मानसिक बोझ आपकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को खत्म कर देता है। तो ये भ्रम सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट को, बल्कि फाउंडर की ऊर्जा को भी खत्म कर देता है। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो आईपीओ सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं रह जाता, ये बिजनेस के भविष्य को दिशा देने वाला एक रणनीतिक फैसला बन जाता है। बिल्कुल। ठीक है, पूंजी जुटाना इसका सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन क्या स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि पैसे के अलावा और क्या फायदे होते हैं? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीओ सिर्फ पैसा नहीं लाता, ये कंपनी का कायापलट कर देता है। अच्छा। सबसे पहला और बड़ा फायदा है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। जब आप एक लिस्टेड कंपनी बन जाते हैं तो बाजार में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। हाँ, बड़े ग्राहक, खासकर विदेशी ग्राहक, आपके साथ काम करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। ये एक क्वालिटी का ठप्पा लगने जैसा है। इसका मतलब है कि बिजनेस करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है प्रतिभा को आकर्षित करना। अट्रैक्टिंग टैलेंट। ये तो आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। एक लिस्टेड कंपनी के तौर पर आप अपने टॉप कर्मचारियों को ESOPs दे सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। हाँ, सरल भाषा में कहें तो आप उन्हें कंपनी का हिस्सेदार बना सकते हैं। और जब कर्मचारी कंपनी का मालिक बनता है तो उसका काम करने का नजरिया ही बदल जाता है। और कोई बड़ा फायदा? एक और रणनीतिक फायदा है अधिग्रहण और विलय, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अच्छा। एक लिस्टेड कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी छोटी कंपनियों को खरीद सकती है और इसके लिए उसे हमेशा कैश देने की जरूरत नहीं होती। सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। बिल्कुल। ये सब इतना आसान और फायदेमंद होता तो हर कोई कर रहा होता। एक लिस्टेड कंपनी बनने की चुनौतियां क्या हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है और उसे समझना बेहद जरूरी है। तो क्या है वो? सबसे बड़ा बदलाव और सबसे बड़ी चुनौती है जवाबदेही और दबाव। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो आप अपने बॉस खुद होते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने हजारों शेयरधारकों के लिए जवाबदेह हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। हर 3 महीने या 6 महीने में आपको अपने नतीजे पब्लिक करने होते हैं। अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो बाजार आपसे सवाल पूछेगा। ये एक लगातार बना रहने वाला दबाव है। और प्राइवेसी का क्या? अब तो सब कुछ पब्लिक हो जाता होगा। सही पकड़ा। दूसरी चुनौती है पारदर्शिता और नियंत्रण में कमी। आपकी कंपनी की सारी वित्तीय जानकारी पब्लिक डोमेन में होती है, आपके प्रतियोगी भी उसे देख सकते हैं। और फैसले लेने में अब आप अकेले सारे बड़े फैसले नहीं ले सकते, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से और कई मामलों में शेयर धारकों से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब कंपनी पर आपका नियंत्रण पहले जैसा नहीं रहता। आपको उसे साझा करना पड़ता है। कुछ उद्यमियों के लिए ये एक बड़ा मानसिक बदलाव होता है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि SME IPO को लेकर जो डर है वो ज्यादातर मिथकों और जानकारी के अभाव पर आधारित है। बिल्कुल। असलियत यह है कि 50 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर और 3 साल के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियां भी इसके लिए पात्र हो सकती हैं। और सबसे बड़ी सीख ये है कि बाधा कंपनी का आकार नहीं, बल्कि जानकारी और स्पष्टता की कमी है। वो फाउंडर छोटा नहीं था, बस उसे सही जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसे जानकारी मिली, उसकी सोच बदल गई। ये भ्रम महंगा है और स्पष्टता अनमोल। ये हमें एक अंतिम विचार पर लाता है। स्रोत कहता है कि सही मार्गदर्शन के साथ ये लक्ष्य पहुंच में है। इसका मतलब ये है कि आपको ये सब अकेले नहीं करना है। नहीं, विशेषज्ञ हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, सलाहकार हैं जो इस प्रक्रिया में आपका हाथ थाम सकते हैं। लेकिन ये सब शुरू होता है एक सवाल पूछने से। डर से नहीं, जिज्ञासा से। बिल्कुल। तो इस पर सोचने के लिए एक अहम सवाल ये हो सकता है, अगर कोई MSME फाउंडर इस रास्ते पर चलने के बारे में सोचना शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहला सही सवाल खुद से क्या पूछना चाहिए? क्या हो सकता है वो सवाल? तो शायद वो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं IPO कर सकता हूं, तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि मेरी कंपनी को अगले 5 सालों में कहां होना चाहिए, और उस विजन को हासिल करने के लिए क्या कर्ज का बोझ सही रास्ता है या हिस्सेदारी की ताकत? वाह! जब सवाल विजन से जुड़ेगा तो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।